हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज देखो हमने हमारा जो फाइनल ईयर का सिलेबस है आपका 5th सेमेस्टर का, वो कॉलेज के अंदर ये कर लिया। ये वाली यूनिट खो गई है, ठीक है। इस वाली यूनिट के ऊपर हैं हम। देखो इस वाली यूनिट के ऊपर इन्होंने क्या क्या पूछा है पहले तो ये देखो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ स्क्रॉडिंजर इक्वेशन इन द सॉल्यूशन ऑफ द following one dimensional problem, फ्री पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स, जिसके अंदर आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन ऑफ स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, नॉट्स एंड एंटी नॉट्स, जीरो पॉइंट एनर्जी। ठीक, एक तो आपका क्वेश्चन ये कहता है कि पहले आपने क्या किया था बेटा, इसमें आपने पहले क्लासिकल मैकेनिक्स के फेलियर्स बताई, ठीक है। फिर जो आपका प्लैंक्स आया था उसके बेस्ड पे आपने जो जो चीज़ें सॉल्व कर पाए थे उन चीज़ों को आपने सॉल्व किया। उसको आपने ऑल्ड क्वांटम थ्योरी का नाम दिया, ठीक है। लेकिन ऑल्ड क्वांटम थ्योरी भी कहीं कहीं जगह आपकी सॉल्व नहीं कर पा रही हैं आपकी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। इसीलिए हम कहाँ गए थे, नेक्स्ट आपकी जो न्यू क्वांटम थ्योरी है उसके टुवर्ड्स गए थे, जिसके अंदर हमने डी ब्रॉगली एंड आपका जो नेक्स्ट आपका स्क्रॉडिंजर है उनका कॉन्सेप्ट लेके चले हैं। यहाँ पे भी हमने स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को ही यूज़ किया था। अब स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को हम कैसे किसी भी पार्टिकल जो कि आपका पर्टिकुलर एक बॉक्स में है, ठीक है, तो उसके वहाँ होने की प्रोबेबिलिटी वगैरह को कैसे फाइंड आउट करोगे आप, ये चीज़ें, ये एप्लीकेशन हम करने के लिए कहाँ जा रहे हैं, अपने लास्ट यूनिट के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो हमें करना है तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि कंसिडर करो वन डायमेंशनल बॉक्स, उसमें उस पार्टिकल को फ्रीली मूव करवा दो, ठीक है। अगर फ्रीली मूव कर रहा है वो वहाँ पे, आपने उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाया है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वाला आपको स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन की टाइम डिपेंडेंट वाली इक्वेशन याद है, तो वहाँ पे हमने जब फाइंड आउट किया था, आपका क्या फाइंड आउट किया था, एच साई इज इक्वल टू ई साई। तो यहाँ पे हमने एच को ओनली पी स्क्वायर बाई 2m, आपका साई इज इक्वल टू किसके, ई साई के इक्वल लिखा था। लेकिन जब मैंने वहाँ पे फोर्स का कंपोनेंट लिया था कि पार्टिकल जो है वो हमारा फ्री नहीं है, पर्टिकुलर फोर्स लगा रहे हैं हम उसके ऊपर, तो अगर फोर्स लगा रहे थे तो वहाँ पे मैंने उसका पोटेंशियल भी यूज़ किया था। तब मेरे पास जो पी स्क्वायर बाई 2m प्लस में वी और साई इज इक्वल टू ई साई है वो बना था हमारे पास, ठीक है। तो ये यहाँ कह रहा है कि अगर इस तरीके से है तो मैं तो उस पार्टिकल को फ्रीली मूव करवा रही हूँ यहाँ पे, तो अगर फ्रीली मूव करवा रही हूँ मैं, वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगा रही उसके ऊपर, तो जितना आप डायमेंशन लेके चल रहे हो वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर, जितना पोर्शन आप उस बॉक्स का लेके चल रहे हो उसमें पोटेंशियल मेरा जीरो रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि वो पार्टिकल वहाँ पे बिल्कुल फ्री है मूव करने के लिए, हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो उस ड्यूरेशन के ऊपर मेरे को उसका स्क्रॉडिंजर इक्वेशन का सॉल्यूशन, उसका आइगन फंक्शन, उसकी आइगन वैल्यू, उसकी एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। जैसे आपने पीछे भी तो एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी आपने लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की निकाली थी ना आपने, ठीक है। इस तरीके से इसके केस में आपकी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है, मोमेंटम देखना है, नॉट्स एंटी नॉट्स, और जीरो पॉइंट एनर्जी जैसे आपने वहाँ पे भी निकाली थी वैसे जीरो पॉइंट एनर्जी आपके इस केस में जब वी आपका जीरो हो जाएगा तो कितना होगा, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि अगर जो मैं पोटेंशियल लेके चल रही हूँ, ठीक है, वो पर्टिकुलर एक बॉक्स के उसमें लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी मेरी लेस देन हो या फिर ग्रेटर देन हो, ये दोनों केस है लेस देन एंड ग्रेटर देन वाले, तो हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग बताना है कि लेस देन हुआ तो कौन सा होगा, कैसे होगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसमें निकलेंगी, और ग्रेटर देन होगा तो क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो ये 3 ही क्वेश्चन है इसके अंदर। आप ज़्यादा वो मत सोचिए इसको कि बहुत इतना बड़ा सिलेबस है तो इतना सारा और पेंडिंग है, नहीं बेटा, सिर्फ ये 3 ही क्वेश्चन है अपने, ठीक है। तो एक एक करके कंसिडर करेंगे और उनको कंप्लीट करेंगे, एक एक ही क्वेश्चन नहीं ये वाला, ठीक है। तो आज हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्या है, आपका वन डायमेंशन में पार्टिकल जब फ्री है तब आप कैसे उसके साथ डील करोगे, उस चीज़ को हमें इसके अंदर देखना है, ठीक है। यानी कि वन डायमेंशनल बॉक्स में हम उस पार्टिकल को फ्रीली मूव करवा रहे हैं, फ्रीली मूव करवा रहे हैं, इसका मतलब वी को ज़ीरो करेंगे, राइट। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए कि पार्टिकल
in one dimensional बॉक्स। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वन डायमेंशनल बॉक्स में जो पार्टिकल मैं बोल रही हूँ कि पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स, उसका मतलब क्या है ना। तो पहले तो मतलब समझ लेते हैं। मतलब इसका ये है कि ये मेरे पास एक बॉक्स है, यानी कि एक रूम है। इस रूम में कोई एक बंदा है, इसको मैंने फ्रीली छोड़ दिया इसके अंदर। ठीक है, एक रूम लिया, एक रूम में इस बंदे को बिठा दिया और इसको कह दिया कि भाई देखो जैसे घूमना हो घूम, ये पूरा रूम तेरा है। ठीक है, तो अगर ये पूरा रूम इसका है तो इसका मतलब ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही, इतने रीजन के अंदर ये बंदा फ्री है। ठीक है, और मैंने कन्फाइन कर दिया इस बंदे को इतने ही रूम के अंदर। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकल को कन्फाइन करना आपके किसी भी इसके अंदर बॉक्स के अंदर, ठीक है, स्मॉल लेंथ के उसमें, तो आप क्या कहोगे कि वो क्या है, आपका एक बॉक्स के अंदर उस पार्टिकल का कन्फाइनमेंट है। लेकिन अगर इसकी कन्फाइनमेंट भी मैं क्या कर दूं एक डायमेंशन में, कि ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है, ऐसे नहीं जा सकता, यानी कि इसका फ्लोर है, ठीक है, और ये यहाँ पे पूरा ओपन इसमें है, ये बंदा यहाँ पे इसका बेड है, तो ये यहाँ पे यूं करके यहाँ पे ही मूव कर सकता है, और ऊपर नहीं, ऐसे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं जा सकता, ओनली एक्स एक्सिस में ही जा सकता है। तो यानी कि मैंने उसको कन्फाइन कर दिया ओनली टू मूव अक्रॉस ओनली द वन डायमेंशन, राइट ना, ओनली अलोंग द वन डायमेंशन वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका पार्टिकल इज इन ओनली इन द वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक, अब ये कहता है कि अगर हम ये जो वन डायमेंशनल ले लिया, वन डायमेंशन का तो मतलब समझ में आ गया, लेकिन बॉक्स की भी कोई कंडीशन है क्या, आप कोई कंडीशन लेके चलोगे क्या बॉक्स की कंडीशन को, तो हम कहेंगे हाँ भाई लेके चलेंगे। ठीक है, क्या कंडीशन लेके चलेंगे कि सिंपल जो नॉर्मल बंदा है, ठीक है, अगर वो इस वॉल से टकराएगा, अगर भाई सिर्फ बार बार इस पे मारेगा, ठीक है, तो उसकी एनर्जी तो लॉस होएगी। लेकिन हम जो पार्टिकल लेके चल रहे हैं ना बेटा, यहाँ पे जो पार्टिकल लेके चल रहे हैं वो हम इस तरीके का लेके चल रहे हैं कि अगर वो बार बार कॉलिजन करेगा वॉल के साथ तो उसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये जो हम वॉल की लेके चल रहे हैं, ये जो ये लेके चल रहे हैं, ये कैसी है, रिजिड एंड इलास्टिक है। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो एनर्जी होगी वो बिल्कुल भी लॉस नहीं होगी। ठीक है, साथ में हम ये भी बोल रहे हैं कि ये जो अपनी बॉल है, ठीक है, वो इस तरीके की है कि ये जो पार्टिकल होगा ना, ये बिल्कुल इसको पेनिट्रेट करके नहीं जा पाएगा। तो ये दो कंडीशन मैं वॉल की भी लेके चल रही हूँ, क्योंकि एक तो नॉन पेनिट्रेटेबल वॉल लेके चल रही हूँ, दूसरा मेरी जो इसके अंदर एनर्जी रहेगी पार्टिकल की वो कांस्टेंट रहेगी, दैट मीन्स द कॉलिजन इज ऑफ इलास्टिक कॉलिजन। करेक्ट, तो अगर ये हमारे पास है तो अब हम अपने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स को इजीली लिख सकते हैं। क्या लिखोगे कि वन डायमेंशनल बॉक्स मीन्स दैट द पार्टिकल इज confined to remains along a small length on a straight line that is along x-axis। ठीक है, से कि भाई को कि जो वो एक डायमेंशन लेके चल रहा है वो एक्स वाई कुछ भी उसमें कर सकता है ना। तो वन डायमेंशन, अब आपा ने तो इस बंदे को यहाँ पे बेड की साइड में घुमा दिया, ठीक है, तो हमें तो पता है वो हवा में तो उड़ेगा नहीं, ठीक है, हवा में नहीं उड़ेगा, इसका मतलब इधर ही मूव करेगा। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग तो वो एक्स में ही मूव कर सकता है। ठीक है, अगर हम कोई भी प्लेन उसमें लेके चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वैसे अगर रूम में कोई पार्टिकल, अगर आपने कोई मॉलिक्यूल छोड़ा हुआ है तो वो तो कहीं पे भी जा सकता है ना, तो उसकी डायरेक्शन आपकी एक्स या वाई जो भी आपने देनी है वो कर लेंगे। ठीक है, और जो पार्टिकल हमने इसके अंदर कन्फाइन किया है उसकी जो वॉल्स हैं, जो आपकी बॉक्स है, वो भी हमने उसकी कंडीशन बता रखी है, तो वो कंडीशन भी बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m
confined to move in one-dimensional box of length A along x-axis under फॉलोइंग कंडीशन। क्या क्या कंडीशन ली है मैंने यहाँ पे कि एक तो जो वॉल्स है इसकी वो रिजिड एंड इलास्टिक होनी चाहिए, ताकि जब बार बार पार्टिकल उसके साथ कोलाइड करेगा तो हमारी जो टोटल एनर्जी है वो हमारी कांस्टेंट रह जाए, यही बोला है हमने, तो यही लिखेंगे हम भी। ठीक है, फर्स्ट है द वॉल्स ऑफ बॉक्स आर रिजिड एंड elastic so that the particle rebounds from the walls with total energy constant। और सेकंड क्या बोला था हमने, सेकंड बोला है कि जो वॉल्स होंगी वो नॉन पेनिट्रेबल होंगी, ताकि जो पार्टिकल है वो यहाँ से निकले ना और मुझे यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, सेकंड क्या है, द वॉल्स ऑफ बॉक्स आर नॉन पेनिट्रेटेबल या पेनिट्रेबल so that there is no chance of finding the particle outside the बॉक्स। भाई निकलेगा ही नहीं अगला बंदा कमरे से बाहर, कैसे मिलेगा बाहर, नहीं मिलेगा ना, वही मिलेगा वो। ठीक है, तो हमें बस इतने रीज़न के अंदर उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और पार्टिकल हमारा फ्री है तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ये मैंने अपना वॉल ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे इसको इनफाइनाइट कर दिया कि भाई कहीं पे भी ना जा पाए, वो यहीं रहेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग कर रखा है तो ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई है। ठीक है, मैंने ये कह दिया कि यहाँ पे मेरी ए लेंथ की वॉल वो है पूरी, ये जो एक्स एक्सिस पे है, तो इसका मतलब ए की बनाने के लिए तो 0 to a लेंथ तो यही रहेगी। ठीक है, तो 0 to a आपने ये कर दिया। आपने ये कहा है कि वो सिर्फ इसमें फ्री है, इसमें फ्री है तो इतने रीजन के अंदर ही आपका पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि फोर्स कुछ नहीं लगा रहे हम उस चीज़ के ऊपर। यहाँ पे क्या रहेगा, वो इनफाइनाइट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो इनफाइनाइट रहेगा, सिर्फ इसमें मूव कर रहा है, फोर्स कोई नहीं लगा रहे, फ्रीली सिर्फ इतने रीजन के अंदर है, इसीलिए आपका इस तरीके से होगा। तो जो पोटेंशियल आप डिफाइन करोगे बेटा वो कितना होगा आपका, 0 एंड इनफाइनाइट होगा। 0 तो सिर्फ किसके रीजन के अंदर है, जब आपका जो एक्स की जो डायमेंशन है वो 0 to a के बीच में है सिर्फ। ठीक है, लेकिन अगर आपने क्या किया, एक्स जो है वो लेस देन 0 कर दिया, यानी कि ये रीजन, या फिर आपने जो एक्स जो है वो ग्रेटर देन ए कर दिया, यानी कि ये रीजन इस पे क्या दिखाएगा, वो इनफाइनाइट दिखाएगा। ठीक है, अगर ये इस तरीके से पोटेंशियल दिखा रहा है, ठीक है, तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है, देन पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन कैन बी रिटर्न एज लाइक दिस। ठीक है, तो हम सारा बता के ही बता देंगे भाई इसका पोटेंशियल जो है वो इस तरीके का हो जाएगा। अगर पोटेंशियल इस तरीके का है तो आपकी जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है वो कैसी हो गई है, अब उसको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। ठीक है, देन नाउ द वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन इज d2 psi बाई dx का स्क्वायर प्लस में 2m बाई एच कट का स्क्वायर e माइनस में v साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर एक तो अगर भाई हम जो ये वाला रीज़न लेके चल रहे हैं ना, इस रीज़न के अंदर तो हमारे पास क्या होगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कह रहा है कि अगर ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो आप इसको कैसे लिखोगे भाई, इनफाइनाइट अगर हो गया तो यहाँ पे v की वैल्यू तो इनफाइनाइट होगी। ठीक है, अब इसमें से कितनी क्वांटिटी इसको करो या सॉल्व ना करो कोई
फ़र्क तो पड़ेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाला तो हम लेंगे नहीं, ठीक है। ये वाला नहीं ले रहे तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर साई को 0 कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो साई को 0 कंसिडर कर, वो जो अपना एक्स का पार्टिकल है जो v है उसको 0 कंसिडर, साई ने v को 0 कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है ना। अगर वैसे समझ नहीं आ रहा तो एक चीज़ देखो, आप ये कह रहे हो कि इन रीज़न, कौन से रीज़न में, जब x इज़ लेस देन 0 है और x इज़ ग्रेटर देन 0 है। आप सबको पता है v आपका इनफाइनाइट है, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देती हूँ, ठीक है। देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम आपकी क्या हो जाएगी, d2 साई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में 2m बाई एच कट का स्क्वायर, ठीक है, 2m बाई एच कट का स्क्वायर ई माइनस में ये कितनी होगी, इनफाइनाइट साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि आप यूँ बोल सकते हो ई साई माइनस में ये 2m बाई एच कट का स्क्वायर आपका इनफाइनाइट साई इज इक्वल टू 0, आपका ये वाला फॉर्म बन गया, ठीक है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने जाऊँगी ना तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट में कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, सारी चीज़ों को क्या बना देगा, इनफाइनाइट। लेकिन इनफाइनाइट चीज़ कभी भी 0 नहीं हो सकती, इनफाइनाइट चीज़ कभी भी 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई होने के लिए द वेव फंक्शन शुड बी 0। तो फॉर in order to satisfy equation 2 psi must be equal to 0, ठीक है। तो अगर वेव फंक्शन ही आपका 0 हो गया तो आप तो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन तो क्या फाइंड आउट करोगे, है ना। तो कोई फाइंड आउट तो इसमें होगी नहीं, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली मुझे क्या लेनी पड़ेगी, ये वाला रीज़न, ठीक है। तो नाउ इनसाइड द बॉक्स, अब इनसाइड द बॉक्स इसका मतलब x मेरा इतने इंटरवल के बीच में है, लेकिन इस इंटरवल के बीच में मेरा v कितना है, 0 है, ठीक है। तो फ्रॉम आपका इक्वेशन फर्स्ट, आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, इसका मतलब d2 साई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में 2m बाई एच कट का स्क्वायर ई साई किसके इक्वल हो जाएगा, आपके 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि यहाँ पे ये वाली चीज़ को हम क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई भी लेट कर रहे हैं तो इसको मैंने अल्फ़ा स्क्वायर कंसिडर कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा, d2 साई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, प्लस के अल्फ़ा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अल्फ़ा भी आपको बता देते हैं, हमने क्या माना, अल्फ़ा स्क्वायर माना है ना, इसका मतलब अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो अल्फा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ दिस, तो अंडर रूट ऑफ 2me बाई एच कट का स्क्वायर, ठीक है। 2me बाई एच कट का स्क्वायर क्या हो गया आपका, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हो गई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। ये तो हार्मोनिक वाला ही तो है जो हमने पीछे बताया था, तो अगर इस तरीके से इसका बताना है तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम जैसे पीछे हमने लीनियर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की फॉर्म में बताया था, तो इसके भी हमने वैसे ही जनरल सॉल्यूशन जस्ट लिखने हैं, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। नाउ द, ये जनरल सॉल्यूशन आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। द जनरल सॉल्यूशन, अगर याद नहीं करना चाहते तो सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। डी स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है, 0 के इक्वल है, ठीक है। तो जैसे आप वो वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करना है। डी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के अल्फ़ा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो डी किसके इक्वल हो जाएगा आपका, माइनस में अंडर रूट ऑफ ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, अल्फ़ा के इसको इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है। अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा, तो -1 को आइटा की फॉर्म में लिखते हैं, प्लस माइनस में आइटा आ गया, ठीक है। तो प्लस माइनस में आइटा आ गया, तो इसका मतलब जो हमारे फॉर्म बने हैं यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस में आपका अल्फ़ा, ठीक है, आइटा अल्फ़ा। तो इसको हम लिख सकते हैं C1e की पावर प्लस में आइटा अल्फ़ा एक्स प्लस में C2e की पावर माइनस में आइटा अल्फ़ा एक्स, ठीक है। ये आप इस तरीके से बता सकते हो, ठीक है। इसके ये जैसे आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, नहीं करते तो इसको भाई याद रख लेना, ठीक है। और करना है तो इस तरीके से आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो इनको C1 C2 की बजाय ए बी कोफिशिएंट ले लेती हूँ, ठीक है, ए बी ठीक रहेगा।
तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थर्ड इज कौन से हो जाएगा, इसको ही लिखूंगी, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन साई का, या क्योंकि साई का था ये d2, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या था, जैसे आप y फंक्शन लिखते हो तो यहाँ पे साई है, तो जस्ट साई लिख दिया मैंने। ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका a e की पावर आइटा अल्फा x प्लस में b e की पावर माइनस में आइटा अल्फा x, ठीक है। आपके पास ये वाली चीजें आ गई हैं, ठीक है। अब इसके आगे करते हैं इसको। देखो अब इसमें क्या करना है, हमें a और b के जो आपको कोफिशिएंट है वो कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो अब a और b के कैलकुलेट करने हैं तो वो तो सिर्फ कहाँ से, x की उससे ही निकल सकते हैं, ठीक है। और x हमारे पास ये बाउंड्री दिए हुए हैं, लेकिन ये भी तो देखो ये बाउंड्री बिल्कुल ये है, तो ये इनफाइनाइट लगता तो इससे भी है, यहाँ पे भी ये इनफाइनाइट लग तो x इज इक्वल टू a पे भी रहा है भाई, इसके इधर है ना, तो इसके पॉइंट से आगे तक का जितना भी होगा ना वो इनफाइनाइट है, ठीक है। जीरो से पीछे जितना भी होगा ना वो सारा इनफाइनाइट है, लेकिन इन बिटवीन जीरो टू ए आपने v को जीरो किया है, तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे जिस पे वो इनफाइनाइट कह रहा था उसको भी हमें क्या बताना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस बताना पड़ेगा। अगर मैं कॉन्टिन्यूस यानी कि जो दो बाउंड्री कंडीशन मैंने बोला है, इन दोनों बाउंड्री कंडीशन पे भी हमारे पास क्या होना चाहिए, जो फंक्शन है साई वो भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो जीरो है तभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इन दोनों कोफिशिएंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो। यहाँ पे ये दो पॉइंट है आपके, इन दोनों पॉइंट के बिटवीन आपने ये कहा है v ज़ीरो है, इन दोनों पॉइंट पे भी नहीं कहा आपने कि v ज़ीरो है, सिर्फ इनके बिटवीन कहा है, ठीक है। इस पॉइंट से लेके पीछे तक का सारा इनफाइनाइट है, इस पॉइंट से लेके पीछे तक का सारा इनफाइनाइट है, तो यानी कि इनके ऊपर भी इनफाइनाइट है। अगर इनके ऊपर भी इनफाइनाइट है तो साई मस्ट बी ज़ीरो हेयर, ठीक है। एंड दीज टू आर द बाउंड्री कंडीशन फॉर आवर वन डायमेंशनल बॉक्स। ये क्या है, बाउंड्री कंडीशन लेके आएगा, किन के ऊपर, इन दो पॉइंट के ऊपर लेके आएगा। तो यहाँ इन दोनों पॉइंट के ऊपर साई कितना होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। समझ में आ गया, साई कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि द बाउंड्री कंडीशन ऑन psi are that it must be continuous at x is equal to 0 and at x is equal to a, ठीक है। और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या कहेगा कि साई भी कितना होना चाहिए, ज़ीरो। कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्स का मतलब साई कितना है, ज़ीरो के उसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सो साई इज इक्वल टू ज़ीरो एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर, ठीक है। अगर साई ज़ीरो है, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ई की पावर ज़ीरो तो वन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन को नाम दे देती हूँ फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन आपके पास क्या आ गया, एक्स ज़ीरो, तो ये तो वन हो गया, वन प्लस वन यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, जीरो के। तो ए प्लस बी किसके इक्वल हो गया, जीरो के, ठीक है। अब लेके चलते हैं, साई ज़ीरो है लेकिन एक्स तो किसकी वैल्यू कितनी है, ए है। अगर एक्स की वैल्यू ए है और साई ज़ीरो है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, फोर्थ इक्वेशन इज नाउ कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे ए ई की पावर आइटा अल्फा ए प्लस में बी ई की पावर माइनस में आइटा अल्फा ए इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने इस इक्वेशन से बताया है, ये फिफ्थ इक्वेशन हो गई आपकी, बट फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन हमारे पास क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि a की वैल्यू कितनी है, माइनस बी, यानी कि b की वैल्यू को मैं माइनस ए लिख सकती हूँ। तो माइनस ए यहाँ पे लिखूंगी तो a को मैं कॉमन कर देती हूँ, a को कॉमन करूंगी तो e की पावर आइटा अल्फा a माइनस में e की पावर माइनस में आइटा अल्फा a किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये है कि ये जो कोफिशिएंट हमने a और b ले रखे हैं, इनको तो मैं ज़ीरो नहीं कर सकती हूँ ना, इनको तो मैं ज़ीरो नहीं कर सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितना होना चाहिए, आपका ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये कहता है कि अगर
यहाँ से देखो, अब पूरी की पूरी जो वेव इक्वेशन देखो, अब मैंने क्या कहा कि मेरे पास क्या है यहाँ पे आपके पास ए, ये कितना था आपका ई की पावर आइटा अल्फ़ा ए माइनस ई की पावर माइनस में आइटा अल्फ़ा ए इज इक्वल टू ज़ीरो है। मैंने कहा ए ज़ीरो नहीं हो सकता। भाई क्यों ज़ीरो नहीं हो सकता, आपने पूछा नहीं, ठीक है, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है। वो इसलिए ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि ए किसके इक्वल है, माइनस ऑफ बी के इक्वल है। अगर मैंने यही पूरा ए जीरो कर दिया ना, इसका मतलब बी भी ऑटोमेटिकली जीरो है। अगर बी भी ऑटोमेटिकली जीरो कर दिया मैंने, लेकिन कौन सा केस लेके चल रही हूँ यहाँ पे, जब पूरा ये साई फंक्शन जो आया है वो कौन सा आया है आपका, जब आपने वी ज़ीरो ले रखा है, यानी कि इन बिटवीन द एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो टू ए के बीच में, ठीक है। अब मैं पूरा उसको अगर ज़ीरो कह रही हूँ तो इसका मतलब साई तो मेरा यहाँ पे भी ज़ीरो हो गया, और साई खुद क्या बता रहा है, उसका वेव फंक्शन, यानी कि मोड ऑफ साई का स्क्वायर करूँगी तो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रही हूँ उस रीजन के अंदर। तो पार्टिकल तो फिर यहाँ पे भी नहीं है, तो गया कहाँ भाई। इसीलिए क्या है कि मैं यहाँ पे ए को ज़ीरो नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। सो ए कांट बी इक्वल टू ज़ीरो, सो ओनली आपका क्या है, ए की पावर आइटा अल्फ़ा ए इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के आइटा अल्फ़ा ए के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये ज़ीरो के इक्वल है, इसको मैं इधर कर रही हूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप एक और चीज़ कर सकते हो, क्या, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो। मैं एक काम कर सकती हूँ, टू से मल्टीप्लाई, टू से यहाँ पे वो कर देती हूँ, ठीक है, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड, इस टू को तो यहाँ पे ले जाती हूँ, लेकिन ये किसका फॉर्म हो जाएगा, साइन का, लेकिन कब होएगा, जब आइटा और लगा दूँ, ठीक है। तो यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, टू आइटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका साइन अल्फा ए इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। बन गया ना भाई, साइन का ही तो होता है ये, ठीक है। तो साइन इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, साइन का आप कैसे फंक्शन खोलते हो बेटा, साइन का फंक्शन कैसे खोलते हो, साइन का खोलते हैं ई की पावर आइटा, यहाँ पे थीटा मान लेते हो, ई की पावर आइटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आइटा थीटा और डिवाइडेड बाई टू आइटा, यही तो खोलते हो। तो आपने इसको भी क्या कर दिया, इसकी फॉर्म बना दिया जस्ट, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होगी, टू आइटा तो उधर जाके जीरो ही हो जाएगा, इसका मतलब साइन अल्फा ए इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन ज़ीरो कब होता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो हमें पता है या तो साइन जीरो पे जीरो होता है, या फिर जिन पे अपना वन दिखाता है, माइनस वन दिखाता है कोस, उन्हीं सारी पॉइंटों पे तो ये जीरो होता है। सिर्फ पाई बाय टू पे तो ये वन होता है और वो पाई बाय टू पे जीरो होता है। इसका मतलब मैं लिख देती हूँ साइन एन पाई पे क्या है, ये ज़ीरो दिखाता है, क्योंकि एन अगर ज़ीरो हो गया तो साइन ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। अगर ये वन हो गया तो साइन पाई पे भी ज़ीरो ही होता है, ठीक है। साइन टू पाई पे भी ज़ीरो है, साइन थ्री पाई पे भी ज़ीरो है, साइन फोर पाई पे भी ज़ीरो है, ठीक है। तो ये सारी इसकी ज़ीरो की कंडीशंस हो गई हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका साइन से साइन कैंसिल कर सकते हो, तो अल्फ़ा ए किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एन पाई, जहाँ पे आप एन की वैल्यू कह रहे हो कि ये आपका कितना, 0 1 2 3 कितना भी इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने एन की वैल्यू को ज़ीरो कंसिडर कर दिया तो यानी कि मैं उस स्टेट को ले ही नहीं रही। इसका मतलब मैं इसको 1 से स्टार्ट करूंगी, कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में जो एन है वो 0 कर दिया आपने, इसका मतलब क्या है, एन का 0 होने का मतलब क्या है कि अल्फा जो है वो आपका 0 हो जाएगा। तो जो आपकी टोटल एनर्जी है वो हमेशा ही क्या रहेगी, बॉक्स की 0 रहेगी। इसीलिए मैं कभी भी इसको 0 नहीं कर सकती, ठीक है। अल्फा 0 हो जाएगा बेटा, एन की वैल्यू 0 रख दी आपने, अल्फा 0 हो जाएगा। आपको अगर याद हो अल्फा किसके इक्वल है, यहाँ पे 2me बाई एच कट के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। अगर आपने ये 0 कर दी तो ऑटोमेटिकली क्या कहना चाह रहे हो कि ई 0 है, यानी कि पार्टिकल बेचारा फ्रीली है, फिर भी मूव ही नहीं कर रहा। अगर मूव ही नहीं कर रहा तो यानी कि उसकी प्रेजेंस आप काउंट ही नहीं कर पाओगे, उसकी प्रेजेंस काउंट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं इसको ऐसे नहीं ले सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू आपका एन पाई, और एन की वैल्यू को मेरे को 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना सुनीता, आ गया समझ में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में तो लिखते हो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, इसके इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, आपकी और वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी दो, एन कांट बी इक्वल टू 0 एज if n is equal to 0, that is alpha is equal to 0 and kinet जो energy है is equal to 0, that can't be possible, ठीक है। ये हमारा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक। अब ये कहता है कि यहाँ से हमारे पास ये चीज़ निकल के आ गई है। अब आप इसको क्या करो, सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो, ठीक। तो अब पुट कर देते हैं,
ठीक है, उसको कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पोर्शन था आपका e की पावर आइटा अल्फा ए माइनस में यहाँ पे a आएगा। ठीक है, ये a है आपका, ये किसके इक्वल आ गया आपका 2 आइटा साइन अल्फा a के इक्वल आ गया, 2 आइटा साइन अल्फा a के। इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो साई किसके इक्वल था आपका a, और यहाँ से मेरे पास कितना आ गया था e की पावर आइटा अल्फा a माइनस e की पावर माइनस में आइटा अल्फा a के इक्वल आ गया था। मैंने इसके अंदर ही 2 आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया था और 2 आइटा से डिवाइड कर दिया था, तो मेरे पास किसके इक्वल आ गया था ये 2 आइटा a, और यहाँ पे कितना हो गया था आपका साइन ऑफ अल्फा a के इक्वल आ गया था। ठीक है, अब ये कांस्टेंट ही है तो इसको कोई भी कांस्टेंट का नाम दे देते हैं। सपोज मैंने c का नाम दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा c साइन अल्फा a के इक्वल आ गया। ठीक है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी किसी भी फंक्शन के अंदर इस तरीके से कांस्टेंट की वैल्यू आती है तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले उसकी नॉर्मलाइज्ड कंडीशन को फाइंड आउट करना पड़ता है कि कहीं ये नॉर्मलाइज्ड, ये c जो आया है a की वजह से कहीं ये नॉर्मलाइज्ड ना हो, इसीलिए इसको नॉर्मलाइज्ड करना पड़ेगा। और नॉर्मलाइजेशन क्या कहता है, नॉर्मलाइजेशन कहता है कि जो भी वेव फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर दो उस पार्टिकल के रीजन में आने की, वो किसके इक्वल होना चाहिए 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नॉर्मलाइज की कंडीशन में लेके जाएंगे, तो यहाँ आएगा द कांस्टेंट c मस्ट बी सच दैट द वेव फंक्शन psi इज नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, तो इसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन और आइगन फंक्शन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड कंप्लीट अप टू हियर। थैंक यू।